अपील करती हूँ उस युवा पीढ़ी से, अपील करती हूँ उन बेटियों से कि आप अपने सास ससुर को प्यार और अपनापन दें, उन्हें अपने माता पिता मान करके उनका सम्मान करें और उनके पास बैठें। बेटों से कहना चाहूँगी कि आप बहुत व्यस्त हैं इस भाग-दौड़ की बहुत ज़िंदगी बढ़िया, में, बहुत अच्छी आपके बात। पास समय नहीं है। लेकिन क्या आपने कल्पना की कि क्या आप भी उस जगह नहीं आएँगे? आपको चलते-फिरते जाते समय आप पूछ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको समय-समय के ऊपर विभिन्न क्षेत्र की विभूतियों से मिलाता चला आ रहा हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज मेरे साथ में जो विराजमान हैं, उनका परिचय कराने वाला हूँ। उनसे हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं। इस चैनल पर बने रहिएगा और जो शख्सियत मेरे साथ में अभी जो बैठे हुए हैं, वो शख्सियत बहुत विविधता रूप लिए हुए हैं कि कहते हैं ना एक फला एज के अंदर उस रोल को निभाना, फिर इस तरह का रोल निभाना और आज जो है वो पूरे भारत के अंदर जो है एक अलग तरह की पर्सनालिटी बन चुकी हैं, जिन्हें आप समय-समय पर देखते रहते होंगे। और उन्हीं विभूति जी का जो है मैं डॉक्टर अनीता मिश्रा जी, जो कि आपका मैं स्वागत करता हूँ साहब। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपके बारे में थोड़ा-सा बताया, डॉक्टर अनीता मिश्रा जी जो हैं, वो जयपुर से बिलॉन्ग करते हैं और अपने जीवन, अपने परिचय के बारे में बहुत कुछ बताएँगे। उसके बाद कौन-कौन से सेक्टर में कैसे क्या कुछ आया। अभी इस वीडियो से पहले मैं ज़ाहिर है कि थोड़ा हल्का-सा डॉक्टर साहब से परिचित था, लेकिन मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब से कैसे समय लिया जाए। समय लेने के बाद डॉक्टर साहब से आज हम लोगों ने बहुत कुछ हमने बातें की और इंटरेक्शन करके मैंने जाना कि एक्चुअली डॉक्टर साहब को मैं जो समझ रहा था, उससे कहीं गहरे, बहुत अलग पर्सनैलिटी हैं। बहुत अच्छा लगा। तो मैं डॉक्टर साहब से सबसे पहले जो शुरुआत करूँगा, डॉक्टर अनीता मिश्रा, जो कि अभी जगताचार्य डॉक्टर अनीता योगेश्वरी विश्वगुरु, जिन्हें पूरे भारत में परम पूज्य स्नेहिल माता के नाम से एक सम्मान जो है पूरे भारत में मिल रहा है। मैं आपसे सबसे पहले निवेदन के साथ में आपसे परिचय लेना चाहूँगा कि आपका बचपन, आपका किस तरह से क्या कुछ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीजिए डॉक्टर साहब। नमस्कार। खुद को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे तेरी रज़ा क्या है? जिसके बहुत बढ़िया। काँटा चुभता है, दर्द उसके होता है। एहसास तब तक नहीं होता, जब तक कि हम पर नहीं गुज़रती। ऐसी ही एक जीवन जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको उससे रूबरू कराने जा रही हूँ। मेरा जन्म 26 जनवरी 1969 को जयपुर में कबीर मार्ग में हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जीवन था, माता-पिता की लाडली। लेकिन दुर्भाग्य ने जल्दी ही जकड़ लिया। जब मैं 14 साल की हुई, मेरे पिताजी जयपुर मेटल में थे और उनकी नौकरी खत्म हो गई। जयपुर मेटल के बारे में आप सब जानते हैं। जयपुर मेटल बंद होने के बाद हज़ारों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो गए और गरीबी की गोद में उन्हें रहने पर मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर साहब, अभी हम जयपुर मेटल पर भी थोड़ी-सी बात ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने बोला है तो, चूँकि मैं भी जयपुर से ही बिलॉन्ग करता हूँ, तो जयपुर मेटल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है और जयपुर मेटल एक फैमिली के एक जो सदस्य हैं, जिनसे ज़ाहिर है अभी मुलाकात हुई है। सुना है उस कंपनी को, गवर्नमेंट की कंपनी थी, बंद हुई, आज भी सैकड़ों कर्मचारी और उनके परिवार परेशान हो रहे हैं। उस टॉपिक पर अभी हम आएँगे। उससे पहले डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा-सा बचपन, उसके बाद में आपकी डॉक्टर साहब की एजुकेशन कहाँ हुई और उसके बाद में जो है कहाँ जॉब लगी और पैरेलल डॉक्टर साहब ने क्या-क्या और जो हैं कौन-कौन से कॉलेज खोले, क्या कुछ किया, वो थोड़ा-सा मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब की एक थोड़ा ब्रीफ में पूरा बताने की वो करें। मैंने 14 साल की उम्र में 30 रुपए में नौकरी की, स्वास्थ्य कुमार विद्यालय, जो कि दुर्गा मार्ग पर है। क्योंकि गरीबी इस कदर थी कि मेरे पापा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। ट्यूशन पढ़ाई, उसके बाद 11th पास करके मेरी नौकरी सरकारी लग गई, जिसमें मैं 3rd ग्रेड टीचर की जॉब में लगी। समय बीतता गया, लेकिन जो गरीबी मैंने देखी थी, उस गरीबी ने मुझे हिला कर रख दिया। जब मैं महारानी स्कूल में 11th क्लास में पढ़ती थी, लायंस क्लब वाले गरीबों को कपड़े दिया करते थे। सर्दी का मौसम था, मेरे पास स्वेटर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मेरा नाम गरीबों की लिस्ट में रखा और मुझे स्टेज पे बुलाकर स्वेटर दिया गया और मेरी जो हिंदी की टीचर्स थी, उन्होंने एंकरिंग करते हुए कहा
कि हमारे स्कूल की ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन बेचारी गरीब है। वो बेचारी शब्द मुझे चुभ गया और मैंने वही स्टेज पर शपथ ली। मैं मेरी माता रानी संतोषी माता को बहुत मानती हूँ, उनके चमत्कार मेरे जीवन में होते रहे हैं और होते रह रहे हैं। मैंने वही शपथ ली कि अगर मेरी माता रानी ने मुझे कभी किसी काबिल बनाया तो मैं गरीबी की मजाक नहीं बनने दूंगी, क्योंकि गरीब किस तरह से अपने आप को जीता है, किस तरह से फेस करता है, वो समझ सच्ची सकते हैं। बटी जानता है। मैंने कहा आज तक तो मैं बेचारी नहीं थी, लेकिन अब जिस क्लास के सामने से मैं निकलूंगी तो सभी कहेंगे बेचारी गरीब लड़की जा रही है। ऐसे किसी की मदद ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, गरीबी की मजाक ना बनाई जाए तो अच्छा है। मैं कभी जीवन में अगर लायक बनूंगी तो गरीबी की मजाक नहीं बनने दूंगी। डॉक्टर साहब ने हमारे संवाद के अंदर ही स्टार्टिंग में ये कितना अच्छा एक संदेश हमें दिया है। ये सही है कि गरीब होना, अमीर होना, स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब क्या है, कोई एक अलग तरह की गणित होती है। और इसमें इस तरह की किसी भी तरह के शब्द या कमेंट्स जो हैं, वो जिनके साथ में जो आते हैं उनको पता चलता है क्या होता है। तो वास्तव में जब भी कभी हम लोगों को कहीं किसी के बारे में कुछ बोलना हो तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया बहुत अच्छे से देनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अब आगे हम आपसे निवेदन करेंगे कि बताएं कि उसके बाद आप बता रहे थे कि उसी स्कूल में आप जो है वो टीचर बने जिस स्कूल में आप पढ़ते थे। बताएं आप एक साथ। मैंने 15 साल गांव में दिए। वहाँ पर मैंने अपनी माता रानी की आराधना की। जॉब लगने के बाद की बात कर रहे हैं आप? जॉब लगने के बाद की ही का ही सफ़र है। और मैंने 15 साल तुलसी के पत्ते पर अपने जीवन को जिया। माता रानी के आशीर्वाद से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। गरीबी को देख करके मुझे लगा कि बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती, लोग पढ़ने में गरीबी आड़े आ जाती है, प्रतिभाएं दब जाती हैं। मैंने प्रण लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के बच्चों को ट्यूशन दूंगी। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने ट्यूशन पढ़ाया और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। घर घर जैसे पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, घर घर से लड़कियों को लाई और उनको एजुकेशन दिलाई। आज हर क्षेत्र में मेरी पढ़ाई बच्चियां हैं। उसके बाद एक तमन्ना थी कि महारानी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे एक बार तो मुझे अवसर मिले, और मेरी माता रानी की असीम कृपा से मुझे अवसर मिला और मैंने महारानी स्कूल में अपना अध्यापन कराया। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थोड़ा उसके बाद में आपने जो है कोई एक अपना खुद का कॉलेज भी आपने खोला था महिलाओं के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ा बताएं। और ये जो आपने जो गली गली जो किया वो कंपनी किस तरीके से किया वो भी थोड़ा बताएं, जिससे हो सकता है और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो महिला कर्मी जो एनजीओ चला रही हैं या अच्छे से जो करना चाहिए उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और कुछ जानकारियाँ मिले। मैंने देखा कच्ची बस्तियों में बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन पर साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनके लिए जो साधन सुविधाएं चाहिए थी वो मैंने उपलब्ध कराई और ट्यूशन दी। ट्यूशन देने का काम मैंने अपनी ईमानदारी से किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर सही समय पर उनको ट्यूशन मिली है तो वो आगे ग्रोथ करेंगी, और उसका मुझे फल मिला। मैंने कच्ची बस्तियों में जाके संपर्क किया। एक जगह, जहाँ भी जगह मिली, चाहे पेड़ के नीचे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे झोपड़ी हो, वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके मैंने ट्यूशन दी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। और डॉक्टर साहब, वो जो आपने कॉलेज खोला वो किस तरह से क्या कुछ आप अपनी जॉब के साथ, आप जो गवर्नमेंट टीचर थे उसके साथ में किस तरीके से वो आप लोगों को, बच्चियों को किस तरीके से आप जो है वो संबल दे रहे थे, वो भी थोड़ा सा बताएं आप। मैंने देखा कि कॉलेज में पढ़ने की बड़ी तमन्ना थी, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण कॉलेज नहीं पढ़ सकी। आज मैं ट्रिपल एमए कर चुकी हूँ, डॉक्टरेट कर चुकी हूँ, एमबीए से एचआर भी हूँ। मेरी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट में पढ़ाती तो मैं समाज सेवा नहीं कर सकती थी। मुझे लगा कि मेरी बेटियों को कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिला, इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कॉलेज खोला जाए। कॉलेज तो मैंने किसी और के लिए खोला था, लेकिन उन्होंने कॉलेज को सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन समझ रखा था। उन्होंने कॉलेज को बंद कर दिया, बोले मैं नहीं चला सकता, इसे आप संभालिए। माता रानी की असीम कृपा थी और मेरी एक तमन्ना थी। वो कॉलेज चलाने के लिए मैंने 10 लड़कियों से कॉलेज चालू किया।
घर घर जाकर के गरीब बच्चों को लेकर आई, सरकारी स्कूल के बच्चों को लाई और मैंने वो कॉलेज चालू किया जहाँ पर गरीब, बेसहारा और अनाथ बच्चियाँ फ्री ऑफ चार्ज पढ़ी। उनसे कोई हम शुल्क नहीं लेते थे। उनकी जो किताबों की, कॉपियों की जितनी भी ज़रूरत थी हम पूरा करते थे, क्योंकि माता रानी ने मेरे पति को पंचायत राज में सरकारी नौकरी पर लगा रखा था और उनका जो पैसा आता था तो वो पैसा हम स्कूल कॉलेज में लगाते थे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी तनख्वाह से मैं घर चलाती थी। हमने कोई अपेक्षाएं नहीं रखी थी, कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। सादा जीवन, उच्च विचार के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी एजुकेशन के साथ में किस तरीके से डॉक्टरेट वगैरह जो अदर जो डिग्रीज और जो एजुकेशन ली, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप जो हमारे श्रोता हैं, जो देख रहे हैं व्यूअर, उन सबको थोड़ा बताएं। मेरी शादी ऐसी जगह हुई थी जहाँ पर पढ़ाई को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। मात्र 16 साल की थी कि मेरी शादी हो गई। ससुराल एक ऐसे ग्रामीण परिवेश में था, पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। नौकरी तो करवानी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन समय की पुकार और भाग्य, उससे कोई लड़ नहीं सकता। मेरे भाग्य में था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मेरे बच्चे होने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। चुपके चुपके मैंने पढ़ा ताकि मेरे ससुराल वालों को पता न चले, और चुपके चुपके अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने एजुकेशन से परमिशन ली अपने डिपार्टमेंट से और लगातार अपनी पढ़ाई चालू रखी। मैं लेखिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ और आध्यात्म से क्षेत्र में मेरा बहुत रुझान है। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, क्यों दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष बात यह है कि आप लोगों को पता है कि मैं भवानी शंकर बटोही छोटा सा लेखक और कवि हूँ। इससे पहले भी मैंने एक दो जो महान गीतकारों के परिवार वगैरह से इंटरव्यू लिए थे, और हमारे साथ में अभी जो शख्सियत हैं वो भी लेखक और कवि हैं। और समझ सकते हैं कि लेखक और कवि जो होता है, वो कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लेखनी, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लिखना नहीं भी आता ना, ज़रूर कुछ लिखें, कुछ लिखें, लेकिन लिखते रहें। वो लिखते लिखते एक दिन लेखनी भी बन जाती है और बहुत आपको एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनाने में आपको मदद करती है। तो सबसे खुशी की बात ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो लेखक और कवि भी हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो है जॉब का ये जो सर्विस है, ये कब तक क्या कुछ रहा, और इसकी कोई विशेष कोई और कोई उपलब्धि वगैरह हो तो वो थोड़ा बताएं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है आपकी और उस पर ज़रूर आपसे ज्ञानार्जन और जानकारियाँ लेना चाहेंगे। मैंने अपने सर्विस में रहते हुए समाज सेवा पूरी तरह से की। धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पति को जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और उसके बाद मेरे बच्चे हुए और ईश्वर की असीम कृपा से, माता रानी की मेहर से मेरे बच्चों ने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्हीं की वजह से मैं पूर्णतः समाज सेवा कर पाई हूँ। अपनी माँ का अधिकार कोई नहीं देता, लेकिन मेरे बच्चों ने ये अधिकार लोगों को दिया। आज मुझे सब माँ कहते हैं। मेरे एक नहीं हज़ारों बच्चे हैं, सब मुझे माँ माँ कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक माँ शब्द ही बहुत सुकून देने वाला है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है। मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य बन के भी दिखाना पड़ेगा। एक मैं ये और कहना चाहूँगी कि उदास नहीं रहना चाहिए, ईश्वर पे सब छोड़ देना चाहिए। 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, क्योंकि एक दिल की आस होती है, चेहरे पे उदास होती है। किसी की आस पे जीने में क्या रखा है, किसी को दर्द दिल सुनाने में क्या रखा है। आदत से पड़ गई है उदास रहने की, वरना उदास रहने में क्या रखा है। अपने को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, वही तुम्हें संभल देगा। सच्चा साथी तुम्हारा अपना ईश्वर ही है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। साथियों, वास्तव में हमारा जो ईश्वर है, हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, हमारा रियल साथी तो वही होता है। और जिन्होंने ये समझ लिया कि हमारा रियल साथी कौन है, उसके बाद में हमारा जीवन शैली, हमारे विचार, सब कुछ बदल जाता है। और चूंकि अब हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं, प्रकृति ने हमें ऑटोमेटिकली शब्दों के पर ला चुकी हैं प्रकृति, और जो है हमारे जीवन के विचार बदल जाते हैं। उसी पर टॉपिक पर आना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपने रिटायरमेंट, बेसिक रिटायरमेंट आपने लिया था, वो बेसिक रिटायरमेंट थोड़ा सा आप बताएं कि कब लिया था और क्यों लिया था, और उसके बाद आप किस मंजिल की ओर चल रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे बहुत परेशानियाँ आ रही थी। मैं खुल के समाज सेवा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नौकरी में बंधी हुई थी, छुट्टियाँ सीमित थी। सब चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपना समय पूरा कर चुकी हूँ।
वानप्रस्थ आश्रम की ओर चल पड़ी हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ आश्रम का पालन किया और अब वानप्रस्थ ले चुकी हूँ। वानप्रस्थ के साथ साथ संन्यास भी ले चुकी हूँ कि जीवन को इसी तरह से अगर हम अपने लिए नहीं औरों के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी तो जीना होगा। साथ कुछ नहीं जाएगा, सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब रुक जाए। हमें अपने लिए ले जाने के लिए पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। और जो आप लोगों की दिलों को दुखाने का काम करते हैं वो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। किसी को दे सकते हैं तो सुकून दें, किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें, किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जती भी न करें। सम्मान के साथ किसी की निंदा ना सुने, निंदा ना करें, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। देखिए, आनंद ही आनंद है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि अभी फरवरी 2023 में डॉक्टर साहब ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, और लिया इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब का जो एक मिशन है जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, उसके ऊपर और चल चुके हैं, और अभी रिटायरमेंट में जाहिर है कि डॉक्टर साहब को था करीब 5 साल 6 साल का टाइमिंग। तो क्यों नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि 5-6 साल मैं नौकरी में ना देके और उसको और बढ़े हुए इस 6 साल को अगर उस मेरे एक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अगर मैं निकलती हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि वो आप आगे का अपना जो है वो किस तरह का क्या कुछ आप जो है अभी, डॉक्टर साहब से उससे पहले मैं एक जानना चाहूँगा कि ये आप जो इसमें जो आए, जो एक जन कल्याण के मार्ग पर आए, तो आपको जगदाचार्य और जो योगेश्वरी विश्व गुरु जो आपको जो पुकारा जाता है पूरे भारत के अंदर, उसके बारे में आप बताएं कि किस तरीके से आप जो है इस रास्ते पर किस तरीके से आपको कोई मोटिवेशन मिला या रास्ता कैसे मिला कि आप जो है वो इस पर आए। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोगों को के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके साथ उनको शिक्षाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिले। मेरे पिताजी शुरू से ही प्रभु के प्रति समर्पित थे, असीम आस्था थी उनकी, और उस आस्था पर प्रभु ने उनका साथ दिया। बालाजी के पूरे भक्त थे। मेरे पिताजी के संस्कार, मेरी माताजी के संस्कार हम में आए, और उन्हीं संस्कारों को लेकर के हमने काम किया, और उन्हीं संस्कारों को लेकर के हमने जब समाज में ईश्वर के प्रति समर्पित होकर काम करना शुरू किया, लोगों ने देखा और हमारे काम से प्रभावित होकर मुझे जगदाचार्य योगेश्वरी विश्व गुरु की उपाधि दी गई, क्योंकि मैं लगातार बाहर समाज में शिक्षा, संस्कार, सभ्यता और संस्कृति पर काम कर रही हूँ। अधिकतर बाहर प्रवास करती हूँ और लोगों को उस जिसमें दलदल में फंसे हुए हैं, चिंता से ग्रसित है, वहाँ से निकालकर उन्हें ईश्वर के प्रति उनका रुझान डालकर उन्हें सत्य की ओर ले जा रही हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। देखो किस तरीके से हमारा जो संवाद है वो कैसे घुमाव ले रहा है कि मैं डॉक्टर साहब से जो है वो क्या बोलते हैं हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार पर कुछ बात करने वाला था, और ये ऑटोमेटिकली हमारी बात वहाँ जा चुकी है। डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत कुछ अभी बताया कि हमारी जो सभ्यता है एक्चुअली क्या है, इंसानी सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं वगैरह, और वो इंसान और जो नई जनरेशन है या सभी लोग जो हैं वो किस रास्ते पे चल चुके हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि युवा जन को विशेष रूप से और हमारे सभी दर्शकों को ये पता चले कि वास्तव में ये हमारे सभ्यता, संस्कृति, ये सब जो है क्या बोलते हैं संस्कार वगैरह कितना महत्व रखते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज सभ्यता, संस्कृति और संस्कार प्राय लुप्त हो गए। आज हम सबको ही जागने की जरूरत है। हमारी आत्मा मर चुकी है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये हमारे विचार हैं। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप लोग जागिए और इस बात को सोचिए कि आज हमारी सभ्यता क्यों लुप्त हो रही है, हम क्यों नहीं सोच पा रहे। आज हमें सोचना पड़ेगा। आप अपने घर के आसपास, अपने घर में देखिए, सभ्यता, संस्कृति के बारे में तो अगर हम बात करते हैं तो आंसू बहने लगते हैं। संस्कार दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो आज पुनः हमें सबको एक साथ मिलकर सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के लिए काम करना है। मैं अधिकतर प्रवास में रहती हूँ और लोगों को इस तरह की बात बताती हूँ ताकि वो वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटें, अपने संस्कारों को याद करें और अपनी सभ्यता को बनाए रखें। विशेषकर मैं मातृशक्ति से संवाद करती हूँ, बेटियों से संवाद करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि अगर वो भटक गई तो आना बहुत मुश्किल है।
जिस तरह से पतंग कट जाती है तो लोग लूटते हैं, उसी तरह से हमारे सभ्यता, संस्कार और संस्कृति को लूटने वाले बहुत लोग बैठे हैं। आइए हम सब मिलकर इन्हें बचा लें। आज हम सब मिलकर अगर इनको बचाने का प्रयास करेंगे तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार पुनः जीवित हो उठेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो अभी संस्कारों को लेकर जो जिस तरह की जो एक समस्याएं जो उठ खड़ी हो चुकी हैं हकीकत में, इसका मुख्य कारण क्या है? आपका क्या मानना है कि ये किस कारण से हो रहा है सब? ये सोशल मीडिया, आज संस्कार माँ बाप से नहीं मिलते। माँ बाप तो बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर जाते हैं, सोशल मीडिया के देख उसमें घूम जाते हैं, डूब जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर जो दिखाई देता है, जो चमक दमक में वो आगे बढ़ जाते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं अति हो जाती है। जब अति महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आज परिवार की आर्थिक स्थिति सीमित होती है, जिसमें रोजी रोटी कमा करके जब बाप लाता है, माँ लाती है, तो उससे घर का खर्चा चल पाता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो पाती है, एक्स्ट्रा सुख सुविधाएँ नहीं मिलती और उनकी तलाश में अति महत्वाकांक्षा के कारण ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए वो ट्रैक गलत पकड़ लेते हैं और वहाँ से संस्कार पुनः, जिस पर हम बात करेंगे, खत्म से हो जाते हैं। संस्कारों की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और संस्कृति रोने लग जाती है। डॉक्टर साहब, ये संस्कारों को बचाने के लिए जाहिर आपने एक मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन इनका एक अगर मैं दो शब्दों में एक सरल भाषा में अगर आपसे जानना चाहूँ, तो आप क्या बताएंगे कि हम कैसे थोड़ा इसको इसमें माँ बाप का क्या रोल हो सकता है, युवा पीढ़ी का क्या रोल हो सकता है, जो किसी भी उम्र में भटकने की एक समस्याएं जो हो रही हैं 50 तरह की, फिनेंशियल हो, सो मैनी थिंग, तो उसको किस तरीके से क्या रोका जा सकता है, इस पर थोड़ा आप मुझे बताएं। आज की जनरेशन में देखा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ लोरी सुनाया करती थी। बच्चों के पास संयुक्त तो परिवार थे, दादी दादा चाचा चाची सब मिलकर के बच्चों को संभालते थे, तो उनमें वो संस्कार आते थे। आज कहानियाँ कहाँ हैं, आज दादा दादी कहाँ हैं, आज चाचा ताऊ की जरूरत ही महसूस नहीं है। आज माँ जब बच्चा पैदा होता है तो मोबाइल थमा देती है और उसको कहती है कि लो मोबाइल से, और बच्चा जब बड़ा होता है तब भी वो मोबाइल में ही रहता है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि उसे डिस्टर्ब हो, वो स्वयं भी फेसबुक और व्हाट्सएप में घुसी रहती है। आज हम एक छत के नीचे तो होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते, सब अपने अपने सोशल मीडिया पे मग्न रहते हैं। तो फिर संस्कार कैसे आएंगे? इसका दायित्व तो माँ को संभालना पड़ेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो मोबाइल की जगह उसे लोरियाँ सुनाए, कहानियाँ सुनाए, और संयुक्त परिवार मैं अपील करूँगी आज की जनरेशन को, आज की मातृशक्ति को, आज की बेटियों को कि वो संयुक्त परिवार वापस से लाएं, वापस साथ रहने का प्रयास करें ताकि संस्कार आए। आज जो बच्चों के साथ हो रहा है वो नहीं हो, क्योंकि जब बच्ची अकेली रहती है, हम दो हमारा एक, हमारे बच्चों की सुरक्षा आया के हाथों में रहती है, नौकरानी के हाथों में रहती है, और वहीं से हमारे बच्चे भटक जाते हैं। हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि आज आर्थिक युग है, सब लोग नौकरी करते हैं, माता भी करती, पिता भी करती, बच्चों को कहाँ समय दे पाते हैं। तो जब दादा दादी घर में रहेंगे तो बच्चे उनके साथ रहेंगे, उनकी सुरक्षा रहेगी। माँ भी तो कुछ कहती है, अगर सास ने कुछ कहती है तो क्या बड़ी बात हो गई। आप अपने सास ससुर को माँ बाप समझें, परिवार समझें और उनको छोड़ दें, क्योंकि दादा दादी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल बहुत अच्छी कर सकते हैं, जो आप पैसे दे करके आया से नहीं करवा सकते। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक तो समय का अभाव जो माँ बाप के साथ में है, और विशेष रूप से यहाँ महिला शक्ति की बात हो रही है, तो मातृत्व की भी बात हो रही है कि माँ का रोल शायद यहाँ काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है ना। तो शायद हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जो समय सभी लोग जो लगा रहे हैं, तो आपका थोड़ा ये मानना है कि शायद माँ बाप का रोल इसमें है कि बच्चों को स्नेह प्यार नहीं मिल रहा है, जिससे वो अपने मतलब एक तरीके से खुशी के लिए जो है वो सोशल मीडिया पर जाते हैं या भटकाव पर आते हैं। क्या मैं ऐसा मान के चलूँ? बिल्कुल, माँ बाप को बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा। जब थक के आ रही माँ घर आती है, बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो माँ उसे डांट कर चुप करा देती है। पिता थके आ रहे आते हैं और बच्चा उनसे बात करना चाहता है तो उसे भी समय नहीं होता। और सबसे बड़ा है घर का कलेश। आज ईगो ने माँ बाप को बहुत दूर कर दिया है। घर में लड़ाइयाँ, कलेश उसमें लिप्त हो गए हैं कि उन्हें अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है। संस्कार कहाँ से मिलेंगे?
सहना सीखिए। अगर पति को गुस्सा आता है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, और पति को गुस्सा आता है तो पति को चुप रहना चाहिए। कम खाकर भी हमें बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बच्चों की ओर ध्यान कहाँ है हमारा? आज हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हम सोचते हैं हमारा बच्चा फॉरेन जाए, फिर अपेक्षा करते हैं प्यार की, आपने दूर कर दिया। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में संस्कार नहीं मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाना हम पसंद नहीं करते, अपनी तौहीन समझते हैं, जबकि संस्कार सरकारी स्कूलों में है, क्योंकि वहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, संस्कार है, सभ्यता है, और संस्कृति भी वहीं नहीं मिलेगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर आप सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की बात करें तो पूरा एक कल्पना की तरह नज़र आता है। और हम सब जब आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, फॉरेन में, जहाँ पर ये सभ्यता, संस्कृति और संस्कार है ही नहीं। डॉक्टर साहब, सरल भाषा में एक दो लाइन में पूछना चाहूँगा कि जो संस्कार, सभ्यता और शिष्टाचार वगैरह है, इसको कैसे बच्चों में डेवलप किया जाए और इसका महत्व क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा प्रकाश डालिए। जब बच्चा स्कूल जाता है तो प्रार्थना में उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि पहले दी जाती थी, तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर, प्रसंगों के साथ। बच्चा गुरु की बात बहुत मानता है, लेकिन आज प्रेयर में कहीं बच्चे को संस्कार नहीं दिए जाते। स्कूलों की भी कमी है, शिक्षा का भी बहुत जो स्तर ऊंचा था वो गिर चुका है। हम सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। सरकार की तरफ से भी इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो गई है कि पढ़ाई का तो कहीं स्तर नज़र ही नहीं आता। शिक्षक फालतू कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं, पढ़ाने के लिए क्लासेस नहीं होती। बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे? मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसे बंद किया जाए। जो बच्चा क्लास में टीचर के साथ आपस में रूबरू होकर पढ़ाई करेगा उसमें संस्कार आएंगे, क्योंकि टीचर बच्चे को वही देता है जो बच्चे को समाज के लिए एक अच्छा बनाना, सुनागरिक बनाना, वह शिक्षक देता है। लेकिन शिक्षक को इस तरह से अलग कामों में, गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया है कि वो बेचारा परेशान है, मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि वो बच्चों को जो देना चाहिए ज्ञान नहीं दे पाता। डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बेबाक बोला है कि वास्तव में टीचर्स को बहुत सारे इधर उधर के कामों में लगा दिया जाता है, और उसी का खामियाजा ये है कि वो खाना पूर्ति में लगे रहते हैं, पढ़ाने में रुचि कम होती है और ट्रांसफ़र में लगे रहते हैं। जबकि ओरिजिनलिटी ये है कि गवर्नमेंट की अपनी कुछ, वास्तव में सही बात है जो समझ पा रहा हूँ, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ होनी चाहिए। ये ट्रांसफ़र के इशू, उनको साइड में दूसरी नौकरियां लगाना, तो जाहिर है कि डाइवर्जन तो हो गई और उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा ही। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जैसा कि अभी आप जिस मिशन पर निकले हैं उसका थोड़ा सा मुझे हमें ये बताएं कि आगे आपका किस तरह से, क्या कुछ योजनाएं हैं, आप क्या कुछ करने जा रहे हैं राष्ट्र हित में, राष्ट्र कल्याण में, अपने युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ रूपरेखा, रोड मैप है? मैं जल्दी ही एक यात्रा निकालने जा रही हूँ जिसमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को लेकर ही कि लोगों में संस्कार आए, देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना हो, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान हो, अपने परिवार के प्रति अपनापन हो, बच्चों में लगाव हो, और एक दूसरे का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना। जैसा कि आजकल बच्चियाँ शादी के बाद अपने सास ससुर को साथ नहीं रखना चाहती, ये वृद्धाश्रम जो बने हैं वो बंद होने चाहिए। क्योंकि क्या माँ बाप चार बच्चों को पाल सकते हैं? क्या एक बच्चा अपने चार बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते? क्या गुनाह है? बच्चे को पैदा करके क्या उन्होंने सजा ली? एकांकी जीवन जी रहे हैं, बच्चे नहीं पूछते कि माता पिता को क्या चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ लुटा देते हैं। सिर्फ प्यार चाहिए, 2 घड़ी सुकून चाहिए, और वो सुकून आपके साथ बैठने से होगा। आप पूछिए आप कैसे हैं, क्या चाहिए आपको? अगर इतनी सी बात अगर बेटे ने पूछ ली, बहू ने बात कर ली, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ज़माने की दौलत मिल गई। और क्या हम इतना नहीं दे सकते? मैं अपील करती हूँ उस युवा पीढ़ी से, अपील करती हूँ उन बेटियों से कि आप अपने सास ससुर को प्यार और अपनापन दें, उन्हें अपने माता पिता मान करके उनका सम्मान करें और उनके पास बैठें। बेटों से कहना चाहूँगी कि आप बहुत व्यस्त हैं इस भागदौड़ की जिंदगी में, आपके पास समय नहीं है, लेकिन क्या आपने कल्पना की कि क्या आप भी उस जगह नहीं आएंगे? आपको चलते फिरते जाते समय आप पूछ सकते हैं, पापा आप कैसे हैं, मामा क्या कर रही हैं, क्या चाहिए आपको? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके आपके 2 मीठे बोल चाहिए, और आप फीलिंग्स समझ करके उनको थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं अपील करती हूँ कि आप वक्त देंगे, ये मुझे विश्वास है।
दर्शकों समझ सकते हैं कि हम लोग किस एक ठहराव में आ चुके हैं। इतनी अच्छी शिक्षा मिलने के बाद में जो एक युवा पीढ़ी जो है वास्तव में अपने माँ बाप से कितनी दूर हो गई है। उनके लिए मोबाइल सब कुछ हो गया है और बच्चियाँ जो है बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चियाँ भी अगर बहुत और भी अच्छा कर लें तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी डॉक्टर साहब के यहाँ जो अब मैं डॉक्टर साहब नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा जगदाचार्य डॉक्टर अनीता योगेश्वरी विश्वगुरु, जो कि बहुत सारे राज्यों में आपके शिष्य हैं। मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ यहाँ दिखाना चाहूँगा। और ये जो जगदाचार्य डॉक्टर अनीता योगेश्वरी विश्वगुरु जो हैं, आप जिस मिशन के लिए एक जो यात्रा निकालने जा रहे हैं, हर शहर में आप निकालने जा रहे हैं, जिसमें सभ्यता, संस्कार, शिष्टाचार, उस सबको, तो हम चाहेंगे कि हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। मैं निश्चित रूप से मैं भी करूँगा। और वास्तव में केवल इस यात्रा से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। तो हम वास्तव में जो है मैं आपको व्यक्तिगत रूप से और मेरे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं ये थोड़ा आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हम जो है आपका उस अभियान के अंदर ज़रूर साथ देंगे। और कुछ विशेष अगर डॉक्टर साहब कुछ कहना बताना चाहें दर्शकों को तो। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप किसी भी तरह की परेशानी से ग्रसित हैं, आप संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और अगर आपके मन में किसी तरह की कोई भ्रांति है, किसी तरह का कोई सवाल है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ होता है, करेंगे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसे, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बुजुर्गों का सम्मान करते रहें और हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और जो है अभी डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ जो फोटोग्राफ है वो भी दिखाऊंगा। चूँकि हम लोग ये जो है दौलत की बात किए, तो मेरी लेखनी की 2 लाइन आपको सुना देता हूँ, ध्यान आ गया। एक दौलत दौलत होती है, एक दौलत परिवार, बंद बनाओ इन दोनों में, मिलेंगी खुशियाँ अपार। एक दौलत दौलत होती है। इसका केवल मैंने आपको मुखड़ा सुनाया है, पूरी कविता फिर कभी। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार और आपको प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं यहाँ जो है जगत गुरु जी की जो कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ स्टेट में जो हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं आपसे काफ़ी समय से संपर्क में था, लेकिन मुझे ये इतना कुछ आभास नहीं था कि जो है आप किस तरह से क्या कुछ जो है वो इतनी अच्छी एक जो है वो एक विशेष उद्देश्य के साथ में जो है वो एक जो है एक माँ है जो कि जन कल्याण के लिए निकले हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ आज के समय में अगर आप युवा पीढ़ी को अगर आप कोई संदेश दे पाते हैं ना, अगर कोई भी व्यक्ति, उससे बढ़िया कोई कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि हर कोई इससे ग्रस्त है, हर कोई इससे परेशान है। तो अपने बच्चों को संस्कार भी दें, शिक्षा भी दें, और माँ बाप और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप, सास ससुर सबको प्यार दें। अगेन डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो गुरु माता की जय। मुकेश बहुत ही सुंदर बाबा।